हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने 1853 तक अंटार्कटिका के सरफेस के ऊपर पैर भी नहीं रखे थे, जब शिप कैप्टन मार्केटो कूपर ने पहली बार ओटीएस कोस्ट पर लैंड किया था। मौजूद डेट में अप्रोक्सीमेटली 1000 से 5000 लोग इस कॉन्टिनेंट पर कई जगह बने रिसर्च स्टेशन पर काम कर रहे हैं, ताकि वो अंटार्कटिका पर रहकर कुछ रिसर्च कर सके और वो इस मिस्टीरियस जगह के बारे में और जान सके। कई जियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि अंटार्कटिका 12 मिलियन साल से ज़्यादा समय से ही पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, पर 2012 में अंटार्कटिका की न्यू फोटोज रिवील करती हैं कि इस लैंडस्केप पर कुछ और भी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ने देखने के बाद ये क्लेम किया है कि वो पिरामिड जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर जिन्हें अंटार्कटिका की मेल्टिंग आइस से इमर्ज होते हुए देखा जा सकता है। जब ये फोटोज मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट ने देखी तो उनका कहना था कि इन फोटोज में दिखाई देने वाली चीज या फिर पिरामिड स्ट्रक्चर नेचुरल फॉर्मेशन से ज्यादा और कुछ नहीं है। सैटेलाइट इमेज एनालिस्ट इन इमेज को और साइंटिस्ट के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। मार्च 2013 में सैटेलाइट इमेज एनालिस्ट कहते हैं कि उन्होंने अंटार्कटिका में मौजूद एक और पिरामिड डिस्कवर किया है, जो अंटार्कटिका के साउथ माउंटेन रेंज में मौजूद है। ये चीज सोच से परे है कि अंटार्कटिका में भी पिरामिड मौजूद हो सकते हैं। हाल ही के कुछ सालों में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे पिरामिड मिले हैं जो कई सदियों से लॉस्ट थे और किसी को भी इनके बारे में पता नहीं था, जिन्हें आज तक नेचुरल फॉर्मेशन समझा गया था, या फिर ये पिरामिड ऐसी जगह पर मौजूद थे जो जगह हम सभी से छुपी हुई थी। इन पिरामिड्स को नॉर्थन पेरू में, इंडोनेशिया और एक पिरामिड को तो शायद लॉस एंजलिस में भी डिस्कवर किया गया था। हो सकता है कि जो पिरामिड अंटार्कटिका के साउथ में मौजूद माउंटेन रेंज पर हाल ही में मिले कुछ और पिरामिड स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, जो समय में पहले आए हमारे प्लेनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर ये पिरामिड असल में पिरामिड नहीं है और ये नेचुरल फॉर्मेशन है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये चीजें अंटार्कटिका में खुद बनी हैं, एक ऐसी जगह जो आइस के नीचे दफन है, और वो भी 12 मिलियन साल से भी ज्यादा लंबे समय से। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हो सकता है कि टाइम में पहले अंटार्कटिका फ्रोजन ही था। मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट कहते हैं कि इस बात का सबूत 5000 साल पुराने मैप को स्टडी करने से पता चल सकता है, जो एक ऐसे कॉन्टिनेंट को शो करता है जहां बिल्कुल भी आइस का नामो निशान नहीं था। 2013 साइबेरिया में वुल्ली मम्मथ पाया गया, जिसका ब्लड ग्लेशियर में पूरी तरह से फ्रोजन था। ठंड की वजह से इस जानवर के मसल टिश्यू पूरी तरह से प्रिजर्व थे। ये पहली बार नहीं था जब साइबेरिया में मम्मथ पाया गया हो, और वो भी इस हालत में, क्योंकि 2018 की शुरुआत से ही इस जगह पर कई दर्जन मम्मथ सेम कंडीशन में पाए गए थे, जिसमें से तो कुछ को कट किया गया था जब वो मिले थे, और वहीं कुछ मम्मथ को जब पाया गया तो उनके मुंह में फूड था। इसका मतलब जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो उनके खाना खाते समय ही हुआ था। और जब साइंटिस्ट ने इन मम्मथ के पेट में मौजूद खाने को स्टडी किया तो पाया गया कि इन मम्मथ ने जिस भी तरह की वेजिटेशन खाई थी वो सिर्फ गर्म क्लाइमेट में ही ग्रो करती है। बट क्वेश्चन ये निकलता है कि कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाने वाले इन मम्मथ को वार्म क्लाइमेट में ग्रो करने वाली वेजिटेशन कहाँ से मिलती थी, या फिर कैसे मिली थी। 1958 में हार्वर्ड एजुकेटेड साइंटिस्ट अपनी बुक पब्लिश करते हैं, जिसका नाम था अर्थ शिफ्टिंग क्रश। अपनी बुक में चार्ल्स प्रपोज करते हैं कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के समय अर्थ क्रस्ट ने कुछ वायलेंट शिफ्ट फेस करे थे। चार्ल्स की थ्योरी, जिसे क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइबेरिया और कंटेंट अंटार्कटिका दोनों ही पहले ऐसे क्लाइमेट में स्थित थे जो क्लाइमेट आइस एज के पहले मौजूद था, अप्रोक्सीमेटली 12,000 साल पहले। बट तभी एक अननोन कैटास्ट्रोफी के कारण साइबेरिया और अंटार्कटिका की पोजीशन में शिफ्ट आ गया। ऑल्दो चार्ल्स की लार्ज स्केल थ्योरी जो अर्थ क्रस्ट ने फेस की थी, काफी लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई थी। रिनोड फिजिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ल्स की थ्योरी से काफी ज्यादा अमेज्ड हुए और चार्ल्स की बुक के लिए फॉरवर्ड भी लिखे। चार्ल्स को अपनी बुक के लिए एडिशनल सपोर्ट तब मिला जब 1960 में वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आर्काइव से होकर आ रहे थे, तो उन्हें 1531 में पब्लिश किया हुआ एक अनयूजुअल मैप दिखाई देता है। वो एक मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर को क्रेडिटेड था। चार्ल्स को मिले मैप के अकॉर्डिंग मैप में एक आइस फ्री कॉन्टिनेंट को शो किया गया था, जो काफी ज्यादा मौजूदा अंटार्कटिका से मैच करता है। रिसर्चर काफी दुविधा में है कि कैसे इस मैप में ऐसा कॉन्टिनेंट शो किया गया है जो कि 300 साल बाद डिस्कवर किया गया था। बट इस मैप को और भी क्वेश्चनेबल ये बनाता है कि इस मैप में अंटार्कटिका को आइस फ्री कॉन्टिनेंट क्यों दिखाया गया है। अगर किसी तरह एक्सप्लोरर ने 1500 में अंटार्कटिका को किसी तरह से डिस्कवर कर भी लिया था तो उसे पूरी तरह से फ्रोजन होना चाहिए था।
बट इस मैप में ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इस मैप में न सिर्फ अंटार्कटिका की डिटेल्स लाइन को शो किया गया है, बल्कि यहाँ तक कि अंटार्कटिका के इंटीरियर डिटेल्स को भी शो किया गया है, जैसे कि अंटार्कटिका में मौजूद रिवर, वेलेस और माउंटेन्स। क्लाइमेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये अगर मैप रियल है तो ऐसा 6000 साल पहले हुआ होगा, जब अंटार्कटिका में मौजूद रिवर्स, वेलेस और माउंटेन एंड मोर इम्पोर्टेंटली अंटार्कटिका पूरी तरह से आइस फ्री था। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस बात के और एविडेंस हमें इजिप्शियन स्टोरी में मिल सकते हैं। इजिप्शियन में मौजूद इडफू टेम्पल को हिस्ट्री का मोस्ट प्रिजर्व टेम्पल कंसिडर किया जाता है। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अर्थ को बनाने वाले पावरफुल गॉड थे जो आसमान से नीचे आए थे, जिन्होंने अर्थ पर सबसे पहले जगह बनाई जिसे हम आइलैंड के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, गॉड के द्वारा बनाए गए आइलैंड को काफी ट्रेबल चीजें फेस करनी पड़ रही थी। मे बी ये सभी कैटास्ट्रॉफी इडफू टेम्पल में लिखी गई हैं। क्या ये अटैक किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने किया था, वो भी किसी ऐसी जगह पर जिसे हम आज अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं? क्या अंटार्कटिका के पोजीशन में आई शिफ्ट इसी कैटास्ट्रॉफी का रीजन है? क्या इडफू टेम्पल में लिखे टेक्स्ट इन्हीं बातों को शो करते हैं? क्या किसी तरह की एडवांस सिविलाइजेशन अंटार्कटिका की सरफेस के नीचे आज भी मौजूद है? वैज्ञानिकों का बिलीव करना है कि शायद ऐसा हो सकता है। जर्मनी 1938 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर कुछ स्ट्रेंज चीजों में भी इन्वॉल्व थे। 17 दिसंबर के दिन 33 लोगों की टीम को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे। कई दिनों बाद ये टीम अपनी डेस्टिनेशन अंटार्कटिका पहुंचती है। ये लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे। ये दावा करते हैं कि जिस टाइम वो अंटार्कटिका में मौजूद थे, उस समय उन्होंने अंटार्कटिका को एग्जामिन किया था। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि उस समय नाजीज ने अंटार्कटिका में सीक्रेट अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स भी स्टेब्लिश कर लिए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के एक साल बाद यूएस गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक लार्ज स्केल मिशन स्टार्ट किया। इस मिशन के लिए यूएस ने काफी सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर और मिशन के लिए नेसेसरी चीजें अंटार्कटिका में भेजी। काफी टाइम तक यूएस गवर्नमेंट अपने मिशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करने से मना करती रही। मिशन के टाइम उन लोगों ने पानी से निकलते हुए फ्लाइंग सॉसर भी देखे, जो यूएस आर्मी के लोगों पर बीम से अटैक कर रहे थे। इसलिए पूरे मिशन को रोक दिया गया और मिशन में इन्वॉल्व सभी लोग वापस चले गए। क्या नाजीज ने अंटार्कटिका में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को फाइंड कर लिया था? हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट ने भी इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का सामना किया था। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस बात के और प्रूफ एक प्री हिस्टोरिक लेक में मिल सकते हैं, जो शायद ये बता सकती है कि क्या सच में अंटार्कटिका में किसी तरह की एलियन सिविलाइजेशन रहती है या नहीं। ये लेक आइस के 2 मील नीचे दफन है। अंटार्कटिका में मौजूद लेक वोस्टोक, इसमें साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस नोटिस करते हैं जब वो अंटार्कटिका में डाटा कलेक्ट कर रहे थे। अंटार्कटिका में मौजूद लेक वोस्टोक केवल ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसे चेंजेस नोटिस किए गए हैं। मौजूदा समय में अंटार्कटिका में अभी 68 इंटरनेशनल बेस मौजूद है, जहां इंटर करने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। ऐसी जगह पर न सिर्फ साइंटिस्ट बल्कि मिलिट्री के लोग भी मौजूद हैं। बट ये बेस इतने रेस्ट्रिक्टेड क्यों है? एमसी मुर्डो स्टेशन अंटार्कटिका इस कॉन्टिनेंट में मौजूद ये सबसे ज्यादा बड़ा रिसर्च स्टेशन है, जहां पर 1200 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले रिटायर्ड फ्लाइट इंजीनियर अपने साथ हुए स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लेते हैं, जिसके लिए वो एक रिपोर्टर की हेल्प लेते हैं और बताते हैं कि उस समय जब वो अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ रहे थे तो उन्होंने वहाँ माउंट रेंज के ऊपर कुछ स्ट्रेंज उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उन चीजों को काफी फ्रिक्वेंटली लोगों के द्वारा देखा जाने लगा। और अंटार्कटिका में पायलट्स ने एक बड़े होल को भी देखा, जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए और उस होल के ऊपर से फ्लाई करने के लिए सभी को मना कर दिया गया था। क्या वो होल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के लिए किसी तरह का एंट्री पोर्टल था? क्या गवर्नमेंट सभी से अंटार्कटिका में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की जानकारी छिपा रही थी? नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि अंटार्कटिका में प्रेजेंट आइस की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, एवरेज 82 टन पर ईयर, जिसके लिए स्नोफॉल को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। बट सेम टाइम ग्लेशियर काफी तेजी से भी मेल्ट हो रहे हैं। अगर अंटार्कटिका में आइस की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो कैसे ईस्ट अंटार्कटिका के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे क्या छुपा हुआ है? क्या ये कॉन्टिनेंट किसी समय में पूरी तरह पेड़ों से भरा हुआ था? और क्या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सेल सच में अंटार्कटिका में मौजूद थे? क्या वो आज भी हमारे प्लेनेट पर मौजूद हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट खोजने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।